हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीएसटी। आज हमारी रिटर्न्स के टॉपिक पे सेकंड क्लास है। जो हमने फर्स्ट क्लास करी थी रिटर्न्स के टॉपिक में, उसमें हमने सिर्फ जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो समझा था कि रिटर्न्स कितने तरह की होती है। जब हमारा सिस्टम आया था तो रिटर्न्स कैसे आनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली चल क्या रहा है और आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होना है। तो ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि भाई 3 रिटर्न के फॉर्म है, जीएसटीआर 1, 2 और 3 जो कि आने चाहिए थे। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट चल रही है वो जीएसटीआर 1 और 3 भी चल रही है। तो ये हमने थोड़ी सी चीज़ देखी थी। अब इन्हीं सब चीज़ों को जो हमने लास्ट क्लास में देखा था इंट्रोडक्शन, उसको हमने एक्टिव पॉइंट से समझना है। लास्ट क्लास में हमने जो कुछ मेन रिटर्न्स थी वो देखी थी, उसके अलावा और भी काफ़ी रिटर्न्स होती हैं, वो रिटर्न समझनी है और धीरे धीरे इस चैप्टर को जो है करना है कि कैसे कौन कौन से टाइप्स के रिटर्न होती है, किसकी कब ड्यू डेट है, कैसे भरी जाएगी, सारा प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है सेक्शन 37, जो इस चैप्टर का पहला सेक्शन है। कहता है फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि सेल की डिटेल डाली जा रही है। किसमें? सेक्शन 37 कहते हैं रीड विल रूल 59 ऑफ द सीजीएसटी रूल। यहाँ पे आपको सेक्शन 37 प्लस जो रूल्स है वो मिक्स करके एनालिसिस इसने दिया है डायरेक्ट। तो ये कहता है कि फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जो हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन 37। सेक्शन 37 किसकी बात करता है कि सभी लोगों को अपनी फर्निश करनी है डिटेल्स। कौन सी डिटेल? आउटवर्ड सप्लाई की, यानी हर पर्सन को अपनी सेल की डिटेल सरकार को बतानी है। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 37 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ने कहा हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। सेक्शन 37 के अंदर किस किस पर्सन को अपनी आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि सेल्स की डिटेल सरकार को बतानी है, वो कौन कौन से लोग हैं। कहता कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि सेल्स की, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विसेज, दोनों को बताना है। मैं चाहे गुड्स बेचूं चाहे सर्विस, मुझे सरकार को बताना पड़ेगा। आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है उस सबको बताना है। जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उसको नहीं बताना, जो रजिस्टर्ड है उसको ये डिटेल सरकार को बतानी है। इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन है तो भी हमें बताना है। ये हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखा था। कैजुअल वाला क्या होता है? कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन वो होता है जो कि कुछ टाइम के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, परमानेंट नहीं, इसको टेम्परेरी, महीने 2 महीने, मान लो कहीं पे ट्रेड फेयर लगा तो इसको 15 दिन 1 महीने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए उस स्टेट का, तो वो क्या बोला जाएगा? कैजुअल रजिस्ट्रेशन पर्सन। ये हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में समझा था। तो हर रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको ये रिटर्न भरनी है। इवन कैजुअल वाले को भी भरनी है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ लोगों को नहीं भरनी। कुछ लोगों से हम ये डिटेल नहीं चाह रहे, हमें नहीं चाहिए। कौन कौन से लोग? पहला है आईएसटी। आईएसटी को जीएसटीआर 1 नहीं भरनी, क्यों? उनके लिए अलग फॉर्म लेके आए, तो आईएसडी वालों को जीएसटीआर 1 नहीं भरनी। दूसरा, नॉन टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल एनआरटीपी जो है, इनको भी जीएसटीआर 1 नहीं भरनी। अगला, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन, जो कंपोजिशन वाले लोग हैं उनको भी जीएसटीआर 1 नहीं भरनी। तो इन लोगों को ये नहीं भरनी, तो इनको क्या करना है? इनके लिए अलग फॉर्म्स है। तो जीएसटीआर 1 फॉर्म क्या है? हमारा पहला फॉर्म है। सेक्शन 37 बोलता है कि आपको जीएसटीआर 1 भरनी है। जीएसटीआर 1 क्या है? आपने जितनी भी सेल करी वो सारी सेल सरकार को बताओ। कौन बताएगा? हर वो पर्सन जो जीएसटी पर रजिस्टर्ड है वो बताएगा। इवन कैजुअल टैक्सेबल वाला भी बताएगा। लेकिन कुछ लोग ये जीएसटीआर 1 फॉर्म नहीं बनेंगे, उनके लिए अलग ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं? पहला आईएसटी वाला, दूसरा एनआरटीपी यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वाला, तीसरा कंपोजिशन वाले का अलग फॉर्म है, चौथा पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, जो टीडीएस काट रहा है। हमने किया था सेक्शन 51 टीडीएस का, सेक्शन 52 टीसीएस का। जो पर्सन टीडीएस काट रहा है उसके लिए अलग फॉर्म आता है, वो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करता। उसके बाद पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स यानी कि टीसीएस वाला, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट। तो जो टीसीएस काट रहे सेक्शन 52 में, उसका भी अलग फॉर्म है, उसको भी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करनी। सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ये हमने देखा था जो ऑनलाइन वाले हैं इंडिया के बाहर से, लोकेटेड कहाँ पे हैं? इंडिया के बाहर नॉन टैक्सेबल में, और सर्विस दे रहे हैं किसको? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को, तो उसको भी ये डेटा फिल नहीं करना। तो इसने बताया कि सेक्शन 37 में सरकार को आपने सेल्स की डिटेल बतानी है। मैंने 10 लोगों को माल बेचा, इस महीने में 5 को बेचा, मैं सरकार को बताऊंगा। कौन से फॉर्म में? जीएसटीआर 1। ये फॉर्म हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे फिल होता है, क्या डिटेल चलती है, वो हम देखेंगे। लेकिन इसने बता दिया कि कुछ लोगों को ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है।
नोट, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ IST, TDS, TCS, सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्कस्ड एट द फाइनल लेवल। कहता है इनके जो प्रोविज़न है कि इनको GSTR 1 नहीं भरनी तो कौन सी भरनी है और वो कैसे भरी जाएगी, वो कहाँ पे आपके फाइनल लेवल हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। इंटरमीडिएट के सिलेबस में सिर्फ जिनको GSTR 1 भरनी है वो बताया गया, जिनको ये नहीं भरनी क्या भरना है वो सब फाइनल लेवल पे आएगा। तो ये बात भी इसने बता दी। तो बताते हैं पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR कौन है, ऑल पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल, लेकिन कुछ के नाम यहाँ से हटा दिए, जिनको GSTR 1 में अपनी सेल की डिटेल नहीं देनी, कहीं और देनी है। ठीक है सर, पहली बात समझ आ गई। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल्स किस फॉर्म में भरनी है, GSTR 1। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको सरकार को अपनी सेल कौन से फॉर्म में बतानी है, GSTR 1 के अंदर। तो कहता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड टू फर्निश। पहली बात इलेक्ट्रॉनिकली, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रिटर्न्स है वो सारी रिटर्न्स कैसे जाती है अब इलेक्ट्रॉनिकली, मैनुअल कोई भी रिटर्न नहीं जाती। तो कहता है इलेक्ट्रॉनिकली जाएगी, कौन से फॉर्म में, GSTR 1 में। कैसे फिल करना है, कॉमन पोर्टल यानी कि GST की वेबसाइट खोलो डायरेक्टली और थ्रू अ नोटिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर। आप साइट खोल के साइट पे डायरेक्ट डेटा भी चला सकते हो, या इनके जो GST सुविधा प्रोवाइडर्स है, जो इनके अलग अलग आपके सॉफ्टवेयर्स है जिनके साथ GST का डायरेक्ट इंटीग्रेटेड है, आप उन सॉफ्टवेयर पे जाके भी डेटा फिल कर सकते हो। तो मेरे को GSTR 1 भरनी है किसी क्लाइंट की, मैं डायरेक्ट पोर्टल खोल के वहाँ भी डेटा चढ़ा सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर में भी डेटा चढ़ा सकता हूँ, और वो सॉफ्टवेयर किस पे चढ़ा देगा, साइट पे। तो कई मोड्स हैं, लेकिन हाँ अल्टीमेटली चीज़ जानी कहाँ पे है, जानी GST के पोर्टल पे ही है। फिर कहते हैं व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ GSTR 1। GSTR सबमिट, अब उन्होंने एक रिटर्न मांगी तो उसकी ड्यू डेट तो होगी कुछ ना कुछ फाइल करने की, तो ध्यान से पढ़ना GSTR की ड्यू डेट क्या है। कहता है GSTR 1 फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, यानी कि कब जाएगी, हर महीने जाएगी। इज फाइल्ड ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ, अगले महीने की 10 तारीख से पहले पहले। यानी कि अभी मान लो आपका सितंबर चल रहा है, तो सितंबर की GSTR 1 कब जाएगी, 10 अक्टूबर से पहले पहले। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आप कभी भी उसको सबमिट कर सकते हो। तो सितंबर आपका चल रहा है, मैं सितंबर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का जितना भी डेटा है वो सारा 10 अक्टूबर से पहले पहले सरकार को दूंगा। कौन से फॉर्म में, GSTR 1 में। जितनी भी मैंने सेल्स करी, चाहे मैंने किसी को माल बेचा, मैं सारे बिलों की डिटेल सरकार को बताऊंगा बाय GSTR 1 फॉर्म। कहता है एनी टाइम बिटवीन 1 से 10 तक आप कभी भी फाइल कर सकते हो। कहता है इट मे बी नोटेड दैट GSTR 1 फाइल नहीं हो सकती कब, 11 से 15 के बीच में। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा GSTR 1, 2, 3 का कंसेप्ट आया था, उन्होंने क्या कंसेप्ट बनाया था कि GSTR 1 फाइल होगी पहले 10 दिन तक, फिर 15 तक कौन सी फाइल होगी, जैसे 10 तारीख तक सारे लोग अपनी GSTR 1 भर देंगे, तो फिर डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सारा डेटा सेल्स का, मान लो मैंने 5 लोगों का माल बेचा, तो वो 5 लोगों का मैंने जो GSTR 1 में डेटा भरा, वो डेटा उन 5 के GSTR 2 में जाएगा। तो वो कब तक जाएगा, 15 तारीख तक उनको फाइल करनी होती है। तो 11 से 15 GSTR 1 क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है कि आप 11 से 15, आप 10 तारीख तक GSTR 1 भरो सारे, 11 से 15 आपकी GSTR 1 लॉक है, आप फाइल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 11 से 15 GSTR 2 की डेट है। तो बार बार अगर आप बीच बीच में GSTR 1 फाइल करोगे तो वो सारा डेटा क्या होगा, मिसमैच होता रहेगा। ये जो सेक्शन बनाया है, ये सेक्शन आपका पुराना ही ड्राफ्टेड है, अभी एट प्रेजेंट इसमें क्या चल रहा है हम वो नहीं देखेंगे। इस चैप्टर को हम, इस सेक्शन को हम उस पॉइंट से समझेंगे जब आपका GST आया था, क्योंकि GSTR 1 तब इसी हिसाब से था। तब क्या था, तब ये था कि 1 से 10 तक सारे अपनी GSTR 1 भरो, 11 से 15 तारीख तक GSTR 1 लॉक हो जाती है, आप फाइल नहीं कर सकते। जिसने भर दी ठीक है, जिसने नहीं भरी नहीं भर सकता। और 11 से 15 आप क्या भरोगे, GSTR 2 भरो अपनी, देखो किस किस का इनपुट आ गया, किस किस का इनपुट नहीं आया, वो चेक करके क्या फाइल करो, GSTR 2। हाँ, आज की डेट में अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो ऐसा GSTR 2 का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो प्रैक्टिकली 11 से 15 तक मेरी GSTR 1 लॉक भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये सेक्शन पुराना है, जब एक्ट आया था तभी, तो उसी के हिसाब से इसमें फ्रेमिंग में लिखा हुआ है कि भाई 10 तारीख तक आपको GSTR 1 भरनी है, 15 तक भरनी है GSTR 2, तो 11 से 15 आपका GSTR 1 जो होगा वो क्या रहेगा, लॉक, ताकि बार बार GSTR 2 क्या हो, चेंज ना होते रहे। तो कहता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई परटेनिंग टू द अक्टूबर, जैसे आपका है तो कब फाइल होगी, 10 नवंबर तक, और GSTR 1 जो है 11 नवंबर से 15 नवंबर तक फाइल नहीं हो सकती। फिर कहता है एज अ मेजर ऑफ ईजिंग ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर, जो छोटे टैक्स पेयर थे उनके कंप्लायंस ईजी करने के लिए GSTR 1 जो कि हर महीने जाती थी, कुछ लोग के लिए क्या कर दी, क्वार्टरली।
कहता है GSTR1 अलाउड टू फाइल क्वार्टरली बाय स्मॉल टैक्स पेयर, और स्मॉल टैक्स पेयर कौन है? जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी थी? 1.5 करोड़ से कम। तो पिछले साल में जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी वो GSTR1 मंथली की जगह क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर की भी देख सकते हो आप। एज नाउ दिस फैसिलिटी हैज बीन गिवन टिल द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर 2019। टैक्स पेयर विद एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अबव 1.5 करोड़, जिनकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, वो क्या करेंगे? वो 1 मंथली बेस पे ही फाइल करेंगे। ये कुछ नोटिफिकेशंस आई थी, उनके नीचे इसने रेफरेंस दे दिए। तो इसका मतलब क्या था? जब GSTR1 आई थी तब इन्होंने क्या कहा था कि सारे लोग मंथली भरो, लेकिन बाद में देखा कुछ छोटे लोग हैं वो हर महीने कैसे रिटर्न भरे, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी, या तो पिछले साल में या इस साल में किसी में भी, हाँ किसी में भी एक्सीड होगी फिर आप मंथली ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी पिछले साल या फिर करंट साल में अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी, तो 1.5 करोड़ से अगर आपकी टर्नओवर कम थी तो उस केस में आपको मंथली की जगह क्या करना है? क्वार्टरली फाइल करनी है। मर्जी है, आप चाहो तो तब भी मंथली कर सकते हो, लेकिन हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप चाहो तो क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। मान लो मेरे पिछले साल की टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम थी, तो इस साल के लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं मंथली भी कर सकता हूँ, मैं क्वार्टरली भी कर सकता हूँ, मेरे लिए दोनों ऑप्शन हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा होती तो मेरे लिए क्वार्टरली का कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मुझे मंथली ही करनी पड़ेगी। इस सेक्शन में कुछ एक कमियां भी है। रीज़न बीइंग, ये सेक्शन जब आपका आया था तो GSTR 1, 2, 3 को ध्यान में रखते हुए आया था, लेकिन क्योंकि 2 अब खत्म हो चुकी है और 3 की जगह 3 भी आ चुकी है, तो सेक्शन में कुछ एक चेंजेस उन्होंने करे हैं, लेकिन कई जगह अब भी हमें कमियां दिखेगी। जैसे 11 से 15 लॉक वाला सिस्टम, जो कि अब आज की डेट में प्रैक्टिकली रेलेवेंस उसकी नहीं है, क्योंकि GSTR 2 ही खत्म हो गई। तो कहता है GSTR 1 की डेट सरकार चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है, कमिश्नर के पास पावर है, वो चाहे तो GSTR 1 की ड्यू डेट आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नीचे समराइज करता है, कहता है GSTR 1 कैन नॉट फाइल बिफोर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। GSTR एंड से पहले नहीं फाइल हो सकती। फॉर एग्जांपल मान लो सितंबर चल रहा है, मैंने सितंबर में 10 लोगों को सेल करी, मैंने 10 का डेटा GSTR, जैसे ही मान लो 1 सितंबर स्टार्ट होगा, देखो जैसे ही 1 सितंबर आई पोर्टल पे GST के अंदर GSTR 1 के अंदर सितंबर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जो करंट मंथ चल रहा है उसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आज 10 सितंबर होगी, मैंने 10 लोगों के बिल, 10 लोगों को मान लो सेल करी थी, 10 लोगों के बिल चढ़ा दिए। जैसे जैसे सेल हो रही है मैं साथ साथ भी चढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पीरियड एंड होने के बाद भी चढ़ा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर हफ्ते बैठता हूँ, जितने भी पूरे हफ्ते के बिल होते हैं इकट्ठे चढ़ा देता हूँ, ताकि मंथ एंड पे प्रेशर ना हो। तो मैं हर हफ्ते थोड़े थोड़े बिल चढ़ाता था। मैंने देखा, फॉर एग्जांपल समझना, 28 सितंबर को मैंने 1 से 28 तक सारे बिल चढ़ा दिए। मेरे को पता है 29-30 का संडे है, 29-30 को मेरी कोई भी सेल नहीं होनी, तो क्या मैं मेरी GSTR 1 28 तारीख को फाइल कर सकता हूँ? नहीं। आपका GSTR 1 का ऑप्शन तो खुल जाएगा मंथ स्टार्ट होते ही, आप उसमें डेटा तो डाल सकते हो, लेकिन सबमिट का बटन कब दबेगा? जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा, यानी कि 30 सितंबर के बाद जैसे ही 1 अक्टूबर आएगी तब आप सबमिट कर पाओगे। 1 अक्टूबर से पहले आप सबमिट नहीं कर सकते। मेरा पोर्टल खुल जाएगा, मैं डेटा डाल सकता हूँ, डेटा देख सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, लेकिन सबमिट का बटन जब तक वो पीरियड एंड नहीं होगा मैं नहीं कर सकता। तो इसने बताया कि GSTR 1 फाइल नहीं हो सकती जब तक कि आपका करंट टैक्स पीरियड एंड नहीं होता। हाउएवर, कहता लेकिन इस रूल की कुछ एक्सेप्शन है। क्या? कैजुअल टैक्स पेयर। कैजुअल टैक्स पेयर कौन होता है? जिसने GST लिया ही 15 दिन के लिए था। मैंने 1 सितंबर को लिया था, 15 सितंबर को मेरा GST खत्म ही हो गया, एक्सपायर हो गया, तो हाँ मैं फाइल कर सकता हूँ GSTR 1 मेरा पीरियड खत्म होते ही। तो टैक्स पीरियड से पहले कौन फाइल कर सकता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कर सकता है, या फिर कैंसिलेशन ऑफ GST, जिसने GST अपना कैंसिल ही करा दिया, तो जिसने कैंसिल करा दिया वो भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, 10 सितंबर को मेरा GST कैंसिल हो गया, तो क्या मैं 11 सितंबर को GSTR 1 फाइल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। पहला एग्जाम्पल था ये। दूसरा एग्जाम्पल, 10 सितंबर को मेरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पे मैंने GST लिया था हफ्ते का, वो एक्सपायर हो गया, तो खत्म हो गया एक तरह से, तो क्या मैं 11 सितंबर को GSTR 1 फाइल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि 10 सितंबर के बाद मेरी और सेल नहीं होनी इस महीने में, तो क्या मैं फाइल कर सकता हूँ? नहीं, मैं फाइल नहीं कर सकता जब तक कि सितंबर खत्म ना हो। सिर्फ 2 लोगों को छूट दी गई, एक कैजुअल टैक्सेबल वाले
क्योंकि उनका पीरियड एक्सपायर हो गया, या फिर कैंसिलेशन वाले क्योंकि वो कैंसिल करा चुके हैं। तो ये पर्सन अपना कैंसिलेशन एक्सपायरेशन के बाद जो है GSTR1 फाइल कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। फिर कहते हैं GSTR1 के अंदर कंटेंट्स क्या है, यानी कि जब हम ये रिटर्न भरते हैं इसके अंदर हम क्या डालते हैं। जब प्रैक्टिकली हम देखेंगे तब डिटेल में समझेंगे, अभी एक बार बेसिकली देखते हैं क्या डलता है। कहता है GSTIN यानी कि GST नंबर डलेगा, ठीक है। लीगल नेम, ट्रेड नेम डलेगा, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर डलेगी पिछले साल की, क्योंकि पिछले साल की टर्नओवर के हिसाब से ये पिक करेगा कि आपको मंथली फाइल करना चाहिए या क्वार्टरली, तो पिछले साल का डेटा मांगेगा। टैक्स पीरियड मांगेगा, आप कौन से पीरियड की GSTN भरना चाह रहे हो। HSN वाइज आपको समरी देनी पड़ेगी। मान लो मैंने पूरे महीने में 10 लाख रुपए की सेल करी, तो 10 लाख रुपए की सेल किस HSN कोड में कितने रुपए की थी। एक कोड में 5 लाख की, दूसरे कोड में 3 लाख की, तीसरे कोड में 2 लाख की। तो मुझे HSN नंबर वाइज ब्रेकअप देना पड़ेगा किस किस कोड में कितने कितने रुपए की सेल करी है। HSN कोड यानी कि हर प्रोडक्ट का एक यूनिक अपना HSN कोड होता है। मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का अपना HSN कोड है। लैपटॉप है, लैपटॉप का अपना HSN कोड है। टी शर्ट है, टी शर्ट का अपना HSN कोड है। तो हर प्रोडक्ट का अपना खुद का एक HSN कोड होता है। आप जब रिटर्न फाइल करते हो GSTR1 तो आपको आपकी टोटल सेल का ब्रेकअप बताना पड़ेगा HSN नंबर वाइज। और क्या चाहिए, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट इशू। मैंने पूरे महीने में कितने डॉक्यूमेंट इशू किए, यानी कि कितने बिल काटे। मैंने 10 बिल काटे, मैंने 15 बिल काटे, तो कितने बिल काटे वो आपको डॉक्यूमेंट इशूड में डालना पड़ेगा। एडवांसेस रिसीव और एडवांसेस एडजस्टेड हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर कि जब भी मुझे किसी पार्टी से एडवांस मिला, मैंने बिल नहीं काटा लेकिन एडवांस मिला, तो जब एडवांस मिला तो जब एडवांस मिलेगा तब मुझे उसके अकॉर्डिंग GST पे करना पड़ेगा, लेकिन बिल उसका भी नहीं कटा। तो GSTR1 में क्या डलता है, जब बिल कटेगा तो भी डलेगा, बिल नहीं कटा एडवांस मिला है तो एडवांस रिसीव्ड की भी डिटेल भी जाती है। और कल को जब आप उसका बिल काट देते हो तो आप उस एडवांस को वहाँ एडजस्ट कर रहे हो, वो डिटेल भी जाती है। सितंबर में मान लो मुझे आपसे 10,000 रुपये एडवांस मिला लेकिन मैंने अभी बिल नहीं काटा, तो 10,000 रुपये एडवांस मिला, मैं सरकार को टैक्स भरूंगा। GSTR1 में बताऊंगा कि मुझे इस पर्सन से 10,000 रुपये एडवांस मिल गया। उसके बाद अगले महीने 10,000 रुपये और मिल गए और मैंने आपको 20,000 का बिल काट दिया। तो नेक्स्ट मंथ जब मैं 20,000 का बिल काटूंगा तो मैं GSTR1 में दिखाऊंगा कि मैंने इसको 20,000 का बिल काटा, इस 20,000 में से 10,000 पिछले महीने एडवांस आया था वो मैं एडजस्ट कर दूंगा, ताकि मेरी जो लायबिलिटी बने वो सिर्फ कितने पे बने, बैलेंस 10,000 पे। क्योंकि 10,000 जो एडवांस आया था उसका मैं टैक्स सितंबर में भर चुका था। अक्टूबर में बिल तो कटेगा 20,000 का लेकिन टैक्स भरना है सिर्फ 10,000 पे। तो GSTR1 के अंदर आपको एडवांस कितने मिले और कितने एडजस्ट हुए वो अमाउंट भी आपकी जाती है। और क्या जाता है, B2B यानी कि मैं GST में रजिस्टर्ड हूँ, सामने वाला भी अगर GST में रजिस्टर्ड है तो मैंने उसको जो बिल काट के दिया उसकी डिटेल लगेगी। B2C यानी कि मैं GST में रजिस्टर्ड हूँ, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी डिटेल जाएगी। जीरो रेटेड यानी कि एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब ये एक्सपोर्ट है नहीं लेकिन इसको डीम्ड किया गया है। डेबिट क्रेडिट नोट आपने काटे तो डेबिट क्रेडिट नोट काटे उसकी भी डिटेल GSTR1 में जाएगी। नील रेटेड है सप्लाई, एग्जेम्प्टेड है, नॉन GST है जो GST के अंदर नहीं आती वो भी जाएगी। अमेंडमेंट फॉर प्रायर पीरियड, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, GST की रिटर्न एक बार फाइल होगी वो रिवाइज नहीं हो सकती, उसमें सिर्फ क्या हो सकती है, अमेंडमेंट। मैंने सितंबर की GSTR1 फाइल करी, उसमें मेरे से एक गलती होगी, मैं अब कल को उसको रिवाइज करना चाहूँ, मैं सितंबर की GSTR1 रिवाइज नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं अक्टूबर की फाइल करूँगा तो उसमें एक ऑप्शन आएगा अमेंडमेंट का, मैं अमेंडमेंट में जाऊँगा, जिस बिल में गलती हुई मैं उस बिल को सिलेक्ट करूँगा सितंबर से और उसमें क्या गलती हुई मेंशन करूँगा और उसको करेक्ट कर दूँगा, तो वो बिल क्या हो जाएगा, बैकडेट में जाके करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पीछे कोई गलती हो गई है, प्रायर पीरियड की कोई अमेंडमेंट है, वो भी आप GSTR1 में ठीक कर सकते हो। तो ये उसने कंटेंट्स बताए GSTR1 के अंदर क्या क्या होता है। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे GSTR1 की क्लास देखेंगे उसके अंदर हम इसको फॉर्म खोल के देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आज की क्लास में हमने थ्योरेटिकली डिस्कस करी, ये सारी हम उसके अंदर प्रैक्टिकली समझेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसके की अलग अलग टेबल्स बनी हुई है GSTR1 के अंदर। फिर कहते हैं GST क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ये हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हैंस जो टैक्स रिवेन्यू है वो किसको जाना चाहिए, जहाँ पे कंजम्पशन हुई है उस स्टेट को। टू द स्टेट विच इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, जहाँ की ट्रांजेक्शन है, जहाँ का प्लेस ऑफ सप्लाई बन रहा है उसको रिवेन्यू मिलेगा। सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ एवरी स्टेट, तो अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है उसी स्टेट को क्या मिलता है, रिवेन्यू। क्योंकि हमने क्या देखा था
किसी भी सेल के ऊपर CGST SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा, वो डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर विद इन द सेम स्टेट है तो CGST SGST लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दूसरी स्टेट का है तो IGST लगेगा। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करती है। तो इसलिए क्या कहता है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के बेस पे डिसाइड होगा रिवेन्यू कौन सी स्टेट को जाना है। तो GSTR1 ऑल्सो कैप्चर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई। GSTR1 के अंदर आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटेल भी डलती है। जब आप GSTR1 के अंदर बिल चढ़ाओगे उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी वो पूछेगा। नेक्स्ट क्या कहता है व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड टू बी फर्निश इन GSTR1। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल कैसे कैसे जाएगी उसने वो पूछा। कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन को डालना है इन्वॉइसेस की डिटेल, रेज्ड इन्वॉइसेस इशूड इन सप्लाई मेड बाय द रजिस्टर्ड, चाहे अनरजिस्टर्ड, चाहे मैं बिल रजिस्टर्ड को काटूँ चाहे अनरजिस्टर्ड को, B2B हो या B2C दोनों डलेंगे। ड्यूरिंग अ मंथ, मंथली है तो मंथली डलेगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली। एंड डेबिट क्रेडिट नोट, अगर आपने कोई डेबिट क्रेडिट नोट काटे वो भी डालोगे। इन द फॉलोइंग मैनर, अब उसमें अलग अलग कॉलम बने हुए, GSTR1 के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए। कैसे? कहता 3 चीज़ें इसने लिख दी। पहले तो है इनवॉइस वाइज, कुछ चीज़ें हैं जो बिल वाइज चढ़ेगी। मैंने 10 बिल काटे तो 10 एंट्रियाँ होगी, 15 काटे तो 15 होगी, 500 बिल काटे तो 500 एंट्री होगी। कंसोलिडेटेड, कुछ चीज़ें हैं जिसको मर्ज करके टोटल डालना है बस। और डेबिट क्रेडिट नोट का अलग सिस्टम है कुछ। तो पहले पढ़ते हैं इनवॉइस वाइज, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो GSTR1 में बिल वाइज चढ़ेगी। यानी कि अगर मैंने 500 बिल काटे तो 500 के 500 बिल चढ़ाने पड़ेंगे। कहता अगर आपकी इंटरस्टेट या फिर इंटरस्टेट सप्लाई है, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन। मैं अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा हूँ तो उसको क्या बोलूँगा? B2B। B2B का मतलब मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, आगे वाला भी रजिस्टर्ड है। तो अगर मैंने सेल किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को करी है तो चाहे वो इंट्रास्टेट हो चाहे वो इंटरस्टेट, मैंने पूरे महीने में जितने भी बिल काटे होंगे रजिस्टर्ड को, चाहे 50 बिल चाहे 100 बिल, सारे बिल एक एक करके चढ़ेंगे। रजिस्टर्ड को यानी कि B2B एक एक चीज़ चढ़ती है, B2B आपकी इनवॉइस वाइज सारी डिटेल चढ़ती है। दूसरा, अच्छा इसने क्या कहा कि अगर B2B है यानी कि आपने रजिस्टर्ड को सेल करी है तो चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर, आप दोनों चढ़ाओगे। अब सेकंड कहता है कि अगर अनरजिस्टर्ड है यानी कि B2C है तो क्या B2C कंसोलिडेट चलेगा? हाँ, B2C कैसे चलेगा? कंसोलिडेटेड। लेकिन B2C में भी एक केस है जो कंसोलिडेटेड नहीं, आपका इनवॉइस वाइज चढ़ेगा। कौन सा? पहली बात इंटरस्टेट सप्लाई है, प्लस अनरजिस्टर्ड है यानी कि B2C है, प्लस इनवॉइस कितने का है? 2.5 लाख से ऊपर का। मैं रजिस्टर्ड हूँ, आप भी रजिस्टर्ड हो, मैंने आपको 10 रुपये का बिल काटा, क्या GST में बिल वाइज चढ़ेगा? बिल्कुल चढ़ेगा, क्योंकि ये B2B है, रजिस्टर्ड को था, कोई लिमिट नहीं है। B2B सारे बिल GST में चढ़ते हैं चाहे कितने भी रुपए के हो। दूसरा केस देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने किया कि ट्रांजैक्शन किसकी थी? B2B की। B2B ट्रांजैक्शन के अंदर चाहे बिल 1 रुपये का हो, चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंट्रास्टेट हो, GST में इनवॉइस वाइज चढ़ेगा, उसकी सारी डिटेल जाएगी। लेकिन B2C में, सेकंड एग्जांपल किसका है? B2C का। B2C में इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाएगी, यहां जाएगी टोटल वाइज, कंसोलिडेटेड वाइज। लेकिन रुक जाओ, एक केस ऐसा है जिसमें इनवॉइस वाइज जाएगी। कौन सा केस? B2C हो प्लस बिल की अमाउंट कितनी हो? 2.5 लाख से ज़्यादा, प्लस बिल कौन सा हो? इंटरस्टेट। अगर इंटरस्टेट है 2.5 लाख से ऊपर है और B2C है तो बिल आपको अलग से चढ़ाना पड़ेगा, इसका अलग से कॉलम होता है GSTR1 के अंदर। अब कंसोलिडेटेड जो बच गए वो क्या है? कंसोलिडेटेड। कौन से? इंट्रास्टेट सप्लाई है अनरजिस्टर्ड को फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो अनरजिस्टर्ड यानी कि B2C, अगर आप B2C कर रहे हो और कौन सी है? इंट्रास्टेट यानी कि विद इन द सेम स्टेट, ईच रेट ऑफ टैक्स यानी कि मान लो मैंने 5% वाली आइटम भी बेची, 12 वाली भी, तो मैं दोनों का टोटल अलग अलग डाल लूँगा। 5 वाली का कंसोलिडेटेड टोटल अलग, 12 वाली का अलग। तो क्या कहता है कि इंट्रास्टेट सप्लाई, पहली चीज़ कंसोलिडेटेड डिटेल किसकी डलेगी? इंट्रास्टेट होनी चाहिए। दूसरा B2C होना चाहिए। तीसरा ईच टैक्स रेट वाइज अलग अलग डलेगी, इसका अलग कॉलम होता है। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे उसके अंदर ये चीज़ें दोबारा ध्यान से समझेंगे। और कब डलेगा कंसोलिडेटेड? कहता इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड यानी कि B2C। और ये कौन सा है? इंटरस्टेट। इंट्रा में तो डलना ही डलना है। इंटरस्टेट है प्लस अनरजिस्टर्ड है प्लस इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से कम है,
तो ये भी सेपरेटली डलेगी ईच टैक्स रेट वाइज कंसोलिडेट होके अलग अलग। यानी कि अगर आपकी इंट्रास्टेट है प्लस B2C है तो टोटल करो टैक्स रेट वाइज डाल दो, और इंटरस्टेट है 2.5 लाख से नीचे के है और B2C है तो टोटल करो टैक्स रेट वाइज डाल दो, ये चलेगी कंसोलिडेटेड में। डेबिट क्रेडिट नोट क्या था? डेबिट क्रेडिट नोट जो इशू होंगे वो आपको पिछले से लिंक करके बताने पड़ेंगे। ये बिल 2 महीने पहले कटा था, ये उसका डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, लिंक करके आपको अलग अलग डालने पड़ेंगे। ये तो सेपरेटली अलग अलग ही डलेंगे, इसमें कंसोलिडेटेड नहीं है। तो ये थे कि बिल चढ़ाने कैसे है, एक एक करके चढ़ाने या टोटल करके चढ़ाने, वो हमने देखा। कहता है इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस डिपेंड्स ऑन, सबसे मेजर जो चीज़ डिपेंड करती है वो है B2B है या B2C, और उसके बाद कुछ कंडीशन इंट्रा है या इंटर, बिल 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा। कहता है इन चीज़ों के बेस पे डिपेंड होगा कि आपका बिल कंसोलिडेटेड चलेगा या अलग अलग चलेगा। नीचे B2B का मतलब बताया। कहता है B2B क्या होती है? मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस क्या होता है? जो GST में रजिस्टर्ड हो। B2B मतलब मैं भी GST रजिस्टर्ड हूँ, आप जो हो आप भी GST में रजिस्टर्ड हो। इन सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड होता है और उसको ITC मिलता है। B2C क्या होता है? B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, सामने वाला GST में रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए उसको ITC भी नहीं मिलेगा। कहता फॉर B2B सप्लाई, नीचे इसने समराइज किया। B2B में तो सबको आपको हर बिल अलग अलग चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन B2C में आप देखोगे इंटर है या इंट्रा है तो टोटल चढ़ा दो, इंटर है तो देखो क्या 2.5 लाख से ऊपर का बिल है, ऊपर का है तो अलग, 2.5 लाख से नीचे का है तो भी टोटल चढ़ा दो। नीचे एक एग्जांपल दिया। कहता अक्टूबर का महीना था, टैक्स पेयर को अपलोड करने इनवॉइस कब? 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। यानी कि अक्टूबर का महीना है तो मैं इनवॉइस अपलोड करने कब से स्टार्ट करता हूँ? 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकता हूँ। अक्टूबर की रिटर्न भरनी है तो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कभी भी इनवॉइस चढ़ा सकता हूँ, लेकिन सबमिट नहीं होंगे। और 1 नवंबर से 10 नवंबर तक भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन सबमिट कब होंगे? इसी बीच होंगे। तो अक्टूबर के इनवॉइस में 1 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक कभी भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन फाइलिंग नवंबर में ही होगी, फाइलिंग अक्टूबर में नहीं होगी। और अगर 10 से 15 में चढ़ा नहीं सकता, 15 के बाद चढ़ाऊंगा तो मेरे को लेट फीस भरनी पड़ेगी। लेट फीस कितनी है वो आ जाएगी थोड़ी देर में। फिर कहता है इनवॉइस को मॉडिफाई किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, एनी नंबर ऑफ आइटम टिल द सबमिशन ऑफ GSTR1। मैंने GSTR1 में डेटा भर दिया, सबमिट अभी नहीं हुई, आज मैंने कोई बिल चढ़ाया, कल मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, कल मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जब तक रिटर्न सबमिट नहीं होगी आप कुछ मर्जी करो। अपलोडेड इनवॉइस डिटेल्स वो क्या रहता है? ड्राफ्ट मोड में रहता है, तो जब तक आपने सबमिट नहीं किया आप कुछ मर्जी कर सकते हो। स्कैंड कॉपी ऑफ इनवॉइस रिक्वायर्ड नहीं है, आपको इनवॉइस की स्कैन कॉपी चढ़ानी जरूरी नहीं है, वहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि स्कैन कॉपी चढ़ाए। लेकिन हाँ, उसमें डिटेल सारी मांग लेता है, डेट मांग लेता है, सामने वाली पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, उसका GST नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, GST कौन सा लगा है, क्या रेट है, डिटेल सारी मांग लेता है बिल वाली। लेकिन हाँ, स्कैन कॉपी चढ़ानी जरूरी नहीं है, वो आप अपने रिकॉर्ड के लिए संभाल के रखो बस। कहता है ओनली सर्टेन प्रिस्क्राइब फील्ड्स है जो इन्फॉर्मेशन है जो वो मांगते हैं, लाइक इनवॉइस का नंबर मांगेगा, डेट मांगेगा, वैल्यू मांगेगा, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, ये सब चीज़ें मांगेगा। कहता है अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन, लेकिन सप्लाई जो है शेड्यूल 1 हमने पढ़ा था उसके थ्रू बन रहा है आपका टैक्सेबल, तो टैक्सेबल वैल्यू हिज हैव टू वर्क आउट एज प्रिस्क्राइब। तो रूल्स बता देंगे कि वैल्यू क्या है। हमने पढ़े थे GST की स्टार्टिंग की क्लास में कि कुछ केस ऐसे भी हैं शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन को भी सप्लाई माना जाता है, तो वहाँ की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, टैक्स कैसे लेके आएंगे, वो कहता है रूल्स बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम इन द इनवॉइस नीड नॉट बी अपलोडेड। डिस्क्रिप्शन यानी कि वो T-शर्ट है, मैंने आपको T-शर्ट बेची, मोबाइल बेचा, कैमरा, ये नहीं लिखना कि T-शर्ट बेची, मोबाइल बेचा, कैमरा बेचा। सिर्फ क्या चढ़ाना है? HSN कोड चढ़ाना है। आपको कोड डालना है, वो कोड से अपने आप समझ जाएंगे क्या चीज़ है। आपको चीज़ का नाम नहीं लिखना, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, हम समझेंगे उसके अंदर। तो इसने नीचे बताया जो अभी हम ऊपर से समझ के आए, इसका सारे का डायग्राम बना हुआ है। अब एक और चीज़ आई, HSN के ऊपर भी एक क्लैरिटी आई। हर चीज़ का अपना एक यूनिक HSN कोड होता है। T-शर्ट का अलग, चश्मे का अलग, मोबाइल का अलग, कैमरे का अलग, हर चीज़ का HSN कोड है। एक किराने वाला है, वो हज़ारों तरह के आइटम बेचता है, उसके हज़ारों तरह के HSN कोड है। वो कहता है मैं कैसे याद रखूँ हर चीज़ का HSN कोड क्या है, मैं तो पूरा महीना अपनी दुकान चलाने की जगह रिटर्न ही भरता रह जाऊँगा कि अच्छा ये चीज़ बेची HSN कोड, ये चीज़ बेची HSN कोड। तो सरकार ने इनके लिए कुछ एग्जम्पशन लेके आया कि कुछ लोगों के लिए HSN डालने ज़रूरी नहीं है,
कुछ के लिए आधा डाल दो, कुछ के लिए पूरा डालो, एक नोटिफिकेशन लिखे। तो कहता है HSN में क्या बताना है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन आई। जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, यानी कि छोटा व्यापारी है, उसको HSN बताना जरूरी नहीं है। मेरी सेल 1.5 करोड़ से कम है, मुझे HSN बताना ही नहीं है, बात ही खत्म। जिसकी सेल 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है, एक मीडियम व्यापारी है, उसको HSN के सिर्फ 2 डिजिट बताने हैं। HSN के 2 डिजिट मतलब मान लो मोबाइल फ़ोन का HSN कोड है 1212। अब इसमें कई सारे मॉडल आते हैं, किसी का 1212 है, किसी का 1213 है, किसी का 1214 है। लेकिन मेरी दुकान पे जितने भी तरह के मोबाइल फ़ोन रिलेटेड आइटम है, स्टार्टिंग सबकी 12 से ही है। पहले 2 डिजिट सबके क्या है 12 है, आगे वाले चेंज होते रहते हैं। तो अगर मेरी सेल 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है, तो मेरे को सिर्फ क्या बताना है, 2 डिजिट बताने बस। यानी कि कौन से आपका मेन जो चैप्टर है वो आपको बता दो, इतना सफिशिएंट है। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो HSN के कितने डिजिट बताने पड़ेंगे, 4। तो ये उन्होंने काफ़ी रिलैक्सेशन दे दी, ताकि आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर HSN बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रीफ भी बता दो, काम चल जाएगा छोटे व्यापारियों के लिए। फिर का कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स टू GSTR1 टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अब GSTR1 वाली डिटेल रेसिपिएंट के पास कैसे जाएगी? कहता डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर अ मंथ फर्निश्ड बाय द सप्लायर कम्युनिकेट कर दी जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाती है कहाँ पे, पार्ट ए ऑफ फॉर्म GSTR2A और GSTR4A में, थ्रू द कॉमन पोर्टल आफ्टर द 10th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। पहले जब GST आना था, क्या सिस्टम था कि आप GSTR1 भरो 10 तारीख तक, 10 तारीख के बाद 11 तारीख को सिस्टम गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना सिस्टम रन करेगी। जिसने GSTR1 चढ़ा दी है उन सब का डेटा उठाएगी और सामने वाली पार्टियों के रेसिपिएंट्स के कोरस्पॉन्डिंग GSTR2 के अंदर क्या करेगी, डाल देगी। और फिर आप चेक करो कि आपका GSTR2 अगर सही है तो उसको सबमिट कर दो, कुछ कमी है तो मेंशन करके सबमिट कर दो। लेकिन अब इन्होंने GSTR2 क्या कर दिया, रिटर्न ही हटा दी। GSTR2 की जगह क्या लेके आए, 2A और 4A। कंपोजिशन वालों के लिए 4A और बिना कंपोजिशन वालों के लिए 2A। कुछ फाइल नहीं करना आपको, लेकिन हाँ इसके अंदर आप चेक कर सकते हो किसने GST रिटर्न पीछे चढ़ा दी, किसने नहीं चढ़ाई। मुझे कुछ एक्सेप्ट, रिजेक्ट, सबमिट ऐसा कुछ भी नहीं करना, लेकिन हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। जैसे इस पीछे वाला पर्सन GSTR1 चढ़ाएगा वो मेरे GSTR2A में आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि उसने चढ़ा दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो सब चीज़ें कहाँ थी, GSTR2 में थी, जो कि नहीं आई। GSTR2A क्या है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपसे रिटर्न सबमिट नहीं करवा रही। तो आप चेक करना चाहो तो 2A खोल के चेक कर लो, नहीं करनी तो मत करो। कोई मैंडेटरी नहीं है, जैसे 2 में मैंडेटरी था कि खोलो सारा कुछ चेक करो सबमिट करो, इसमें कुछ भी मैंडेटरी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। जो कंपोजिशन वाले उनका 4A खुलता है, नॉर्मल का 2A खुलता है। तो कहते हैं हाउ आर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन प्रायर पीरियड अमेंडमेंट। आपको पिछले पीरियड की अमेंडमेंट करनी है, वो कैसे करोगे? कहता है टेबल 9, 10 और 11 2 ऑफ GSTR1। जब आप GSTR का फॉर्म पढ़ेंगे 1 का, उसमें काफ़ी सारी टेबल्स होती है, टेबल नंबर 1, 2, 3, काफ़ी सारी टेबल्स है, हर टेबल में अलग डेटा है। तो उसकी जो टेबल 9, 10, 11 है, इसके अंदर अमेंडमेंट के बारे में पूछा जाता है। इनको अमेंडमेंट टेबल्स बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, डिटेल्स ऑफ ओरिजिनल डेबिट क्रेडिट नोट, पहले हम ओरिजिनल डिटेल डालते हैं कि किसको अमेंड करना है, या रिफंड वाउचर है जो भी है, उसको करंट पीरियड के साथ रिलेट करते हैं और वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले मैं जाऊँगा टेबल 9, 10, 11 जो भी बनती होगी वो खोल लूँगा, उसमें मैं डालूंगा, वो पूछेगा कि अमेंडमेंट कौन से महीने में करनी है, मैं कहूँगा मार्च में करनी है, मैं मार्च सेलेक्ट करूँगा। फिर वो कहेगा मार्च के कौन से बिल में करनी है, बिल नंबर डालूंगा, बिल खोल के दिखा देगा मेरे को, कहीं ये लो बिल खोल के दिखा दिया, कहाँ अमेंडमेंट करनी है, मैं उस फील्ड को एडिट करूँगा, वहाँ पर नई चीज़ डालूंगा। वो कहेगा सबमिट कर दें, सबमिट कर दो। तो अब मार्च में मान लो मैंने कोई बिल 1 लाख का चढ़ाया था, मैं उसको 1,05,000 करना चाह रहा हूँ, तो वो फर्दर आप डेबिट नोट काट के भी इशू कर सकते हो या उसको अमेंड करके भी कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये हमारी टेबल कौन सी है, 9, 10, 11 की टेबल होती है, जिसमें आप डेबिट क्रेडिट नोट चढ़ाते हो, अमेंडमेंट करते हो पिछले पीरियड के। ओरिजिनलिटी कहता है इन द अमेंडमेंट टेबल सप्लायर को डिटेल्स डालनी होती है ओरिजिनल इनवॉइस की, आप ओरिजिनल इनवॉइस डालो तभी वो खोलेगा। और फिर जो चीज़ रॉन्ग एंटर हुई वो डालो, और अब उसको क्या ठीक करके सही क्या करना है वो डालो। तो जैसे ही आप ये डालोगे वो सही करके आपका अपलोड कर देगा। इन सच केस ऑल्सो ही वुड बी रिक्वायर्ड टू शो द डिटेल्स ऑफ द सेड मिसिंग इनवाइट which was issued in earlier month in the amendment table. Only as such type of error would be regarded as data entry. तो कहता है कि इसमें क्या ठीक कर सकते हैं, इसमें हम सिर्फ डेटा एंट्री एरर ही ठीक कर सकते हैं। मान लो GST नंबर गलत चढ़ गया था तो अमेंडमेंट में जाओ उसको ठीक कर दो, अमाउंट गलत चढ़ गई थी उसको ठीक कर दो। तो ऐसे जो एरर्स है उनको हम ठीक कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि बिल मेरे को डिलीट करना है, बिल डिलीट नहीं होगा। हाँ, कोई एरर हो गया, एरर ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम अलाउ करता है। पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन GSTR 1 ऑफ प्रायर पीरियड बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टेबल्स गिवन इन GSTR 1। तो आपको कुछ भी अमेंड करना है तो वो कहते हैं कि अमेंड किया जा सकता है, रिटर्न जो है रिवाइज नहीं होगी, रिटर्न चेंज नहीं होगी, लेकिन हाँ अमेंडमेंट कर सकते हो आप फ्यूचर की किसी भी रिटर्न में अमेंडमेंट टेबल में जाके। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अमेंडमेंट तो था, चेंज किया, रेक्टिफिकेशन करना है। कहता है इफ़ द सप्लायर डिस्कवर एनी एरर या ओमिशन रह गई, वो उसको रेक्टिफाई भी कर सकता है जिसमें नोटिस हुई, और जो भी डिफरेंस बनता था टैक्स का, इंटरेस्ट का, अगर शॉर्ट पेमेंट था तो वो आप पे कर दो। एक सप्लायर ने डिस्कवर करी एक गलती हो रखी थी, GSTR 1 में बिल चढ़ा था अगस्त में, वो गलत हो गया था, कब पता चला? अक्टूबर में। तो वो अक्टूबर में जाएगा, बिल ठीक करेगा, और अगर मान लो टैक्स कम भरा था तो जितना टैक्स एक्स्ट्रा बनता है वो टैक्स भरेगा, और उस टैक्स के साथ इंटरेस्ट जो बनता होगा वो पे कर देगा। तो आप रेक्टिफाई करना चाहो वो भी कर सकते हो। टाइम लिमिट कितनी है रेक्टिफिकेशन की? कहता है सपोज फॉर सम रीज़न सप्लायर अगर करेक्शन नहीं कर पाया GSTR 1 में अक्टूबर में, जैसे कि पिछले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में नहीं कर पाया तो वो कब भी कर सकता है। कब तक कर सकता है? ड्यू डेट लिमिट, मैक्सिमम लिमिट लगा दी। कहता है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अभी हम कर रहे हैं सेक्शन 37, अभी हम 39 भी पढ़ेंगे। तो कहता है 39 के अंदर जो मंथली रिटर्न फाइल होगी, 37 फाइल कराता है GSTR 1, 39 फाइल कराएगा GSTR 3B। तो जब भी 37 सेक्शन की बात होगी GSTR 1, 39 की बात होगी 3B। तो कहता है कि जो मंथली रिटर्न जाएगी 3B कौन से महीने की? सितंबर वाले महीने की, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद का, तब तक, या फिर एनुअल रिटर्न। मान लो मेरे से इस अगस्त के महीने में गलती होगी, तो अगस्त के महीने की गलती मैं कब तक ठीक कर सकता हूँ? सितंबर में कर सकता हूँ, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये साल ख़त्म होने तक तो कर ही सकता हूँ। अगले साल में भी कब तक कर सकता हूँ? सितंबर तक, या फिर अगर एनुअल रिटर्न पहले चलेगी तो एनुअल रिटर्न की फाइलिंग तक। आपको पूरे साल की क्या करनी होती है? एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरा मार्च में जो साल ख़त्म हुआ, मेरी गलती थी अगस्त 2020 की, साल ख़त्म कब होगा? मार्च 2021 में। तो मार्च 2021 में साल ख़त्म हुआ, उसकी एनुअल रिटर्न फॉर एग्जांपल मैंने फ़ाइल कर दी, मैंने मान लो अक्टूबर 2021 में फ़ाइल करी, तो अक्टूबर 2021 में एनुअल रिटर्न, या फिर सितंबर की 3B। जो भी चीज़ पहले जाएगी उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, उस तक चेंज कर सकते हो। यही मान लो मैंने एनुअल रिटर्न अक्टूबर की जगह अगस्त 21 में भरी होगी तो अगस्त 21 ड्यू डेट होगी। अगर सितंबर के बाद होगी तो ड्यू डेट क्या है? सितंबर। सितंबर से पहले होगी तो वो एनुअल रिटर्न की डेट। तो कहता है इस दिन तक आप अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हो, इसके बाद GSTR 1 अमेंडमेंट नहीं लेगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ देखते हैं। कहते हैं एनुअल रिटर्न फाइल करी थी फाइनेंशियल ईयर XY 2021 ले लो, अगस्त 15 को फाइल कर दी, ठीक है। एरर पता चला था इसका, तो एरर था पिछले साल नवंबर का, तो नवंबर का एरर अगले साल की एनुअल रिटर्न कब फाइल करी? 15 को फाइल होगी। तो नवंबर का एरर अगले साल की सितंबर की 3B तक या फिर एनुअल रिटर्न तक ठीक होना था। तो कहता है कि नवंबर का एरर एनुअल रिटर्न कब फाइल होगी? एनुअल रिटर्न फाइल होगी अगस्त 15। तो डेट क्या होगी? अगस्त 15 या फिर सितंबर की 3B, विच एवर इज अर्लियर। तो कहता है एंट्री ने फाइल करी है सितंबर की 3B अपनी अक्टूबर में, तो इस केस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो बनती है वो कब होगी? अगस्त 15, यानी कि आपकी जो भी है डेट एनुअल रिटर्न की। नवंबर की गलती थी, नवंबर की गलती कब तक सुधारी जा सकती थी? 2 लिमिट, या तो उस साल की एनुअल रिटर्न कब गई है? अगस्त में गई है, या फिर सितंबर की 3B। सितंबर की 3B कब हुई है? अक्टूबर में। तो अगस्त या अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। पहले क्या हुआ? अगस्त हुआ, तो अगस्त तक आप चेंज कर सकते थे, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। एक बार एनुअल रिटर्न चलेगी तो सिस्टम लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। या तो एनुअल रिटर्न चलेगी या फिर सितंबर की 3B फाइल होगी, उसके बाद चेंज नहीं होगा। कहते इट में भी नोटेड दैट एक्सप्रेशन ड्यू डेट मिसिंग है, यहाँ पे ड्यू डेट का कोई लेना देना नहीं है अमेंडमेंट में। देयरफॉर सच डेट अपरेंटली मीन्स एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग। तो कहता है कि यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न और सितंबर की 3B की बात कर रहा है, वो इन दोनों की ड्यू डेट की बात नहीं कर रहा है, इन दोनों की एक्चुअल डेट फाइलिंग की बात कर रहा है। सितंबर की 3B की फाइलिंग की डेट है 20 अक्टूबर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेंडमेंट 20 अक्टूबर तक कर दो। अगर वो मैं 20 अक्टूबर वाली 20 नवंबर में फाइल करता हूँ तो अमेंडमेंट 20 नवंबर तक भी की जा सकती है। यानी कि एनुअल रिटर्न और सितंबर की 3B के लिए एक्चुअल डेट देखी जाएगी, ड्यू डेट नहीं देखी जाएगी। यहाँ पे
फिर नीचे कुछ पॉइंट्स बताए, कहता है GSTR1 नीड टू बी फाइल इवन इफ देर इज़ नो बिजनेस। अगर आपका कोई भी सेल नहीं है, पूरा खाली महीना जीरो गया है, तो भी आपको GSTR1 तो भरनी पड़ेगी। टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है वॉलेंट्री कैंसिलेशन ऑफ GSTN हैज़ टू फाइल GSTN फॉर एक्टिव पीरियड। मैंने मान लो GSTN अपना कैंसिल करा दिया, इस महीने में कैंसिल कराया है, तो 10 सितंबर को कैंसिल हुआ है आज की डेट में, तो 1 से 10 दिन आगे एक्टिव पीरियड था, तो मेरे को सितंबर की भी जो है GSTR1 तो भरनी पड़ेगी। मान लो 2 सितंबर को भी कैंसिल होता, 1 दिन फिर भी था, तो भी मेरे को फाइल करनी पड़ेगी। जिस महीने में GSTN कैंसिल हुआ उस महीने की तो GSTR1 भरनी ही पड़ेगी। इन केस वेयर अ टैक्स पेयर हैज़ बिन कन्वर्टेड फ्रॉम ए नॉर्मल से कंपोजिशन, अगर कोई टैक्स पेयर पहले नॉर्मल में था, अब किस में आया, कंपोजिशन में, तो GSTR1 जो है अवेलेबल रहेगी फाइलिंग के लिए। जब नॉर्मल में था भरता था, हमने अभी पीछे पढ़ा, कंपोजिशन वाले को GSTR1 नहीं भरनी। तो कहता है GSTR1 वो भरेगा कौन से पीरियड के लिए, सिर्फ उस पीरियड के लिए जिसमें वो नॉर्मल था। जब वो नॉर्मल के बाद कंपोजिशन में आया, कंपोजिशन वाले पीरियड के लिए उसको GSTR1 नहीं भरनी, उसको GSTR1 सिर्फ उस सेट पीरियड के लिए भरनी है जब वो नॉर्मल में था। इवन इफ फाइल्ड विद डिले, चाहे वो बाद में फाइल करे, डिले के साथ फाइल करे, लेकिन कन्वर्जन के बाद GSTR1 का ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि कंपोजिशन वाला GSTR1 नहीं भरता। फिर कहता है व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू टेक फॉर हासल फ्री कंप्लायंस अंडर GSTR। GST के अंदर आपको कंप्लायंस करने तो क्या प्रिकॉशंस, क्या ध्यान रखना है। कहता है एक कंप्लायंस हमने पढ़ लिया सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग, आपको अपनी GSTR1 10 तारीख से पहले भरनी है। आपकी जितनी भी सेल है 10 तारीख से पहले GSTR1 के फॉर्म में चढ़ा दो। ये पहला कंप्लायंस हमने पढ़ लिया। हाउ बेस्ट दिस कैन बी एश्योर्ड विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ B2B इनवॉइस। B2B इनवॉइस जितने ज़्यादा होंगे उतना टाइम लगेगा। 1000 इनवॉइस है B2B तो 1000 बार चढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन वो 1000 B2C है तो मैं टोटल भी चढ़ा सकता हूँ। तो कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है। कहता है अगर नंबर स्मॉल है तो टैक्स पेयर अपलोड कर सकता है एक ही बारी में। मान लो पूरे महीने के B2B 10 बिल है तो मैं एक ही दिन बैठूंगा 10 के 10 चढ़ा दूंगा। लेकिन अगर लार्ज है, मान लो रोज के 100 बिल होते हैं, तो बेटर क्या है कि रोज रेगुलर बेसिस पे रोज पोर्टल खोलो, 10-10 चढ़ाते जाओ, ताकि महीना खत्म होने के बाद एकदम से बर्डन ना आए, क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन होना है। जब सारे लोग चढ़ाएंगे तो पोर्टल कई बार हैवी भी हो जाता है, बर्डन भी आ जाता है। तो अपना टाइम से कंप्लायंस करके रखो, लेट मत करो। तो कहता है GST कॉमन पोर्टल अलाउ करता है आपको रेगुलर अपलोडिंग ऑन इनवॉइस, यानी कि जैसे सितंबर मंथ स्टार्ट होगा 1 सितंबर को मेरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप 1 सितंबर से बिल चढ़ाने स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, पोर्टल अलाउ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सबमिट नहीं होगी आपका पोर्टल अलाउ करता है। आप कभी भी मॉडिफाई करना चाहो, चेंज करना चाहो, कर सकते हो, ताकि लास्ट मिनट पे रश ना हो। लास्ट मिनट ये नहीं कि आज लास्ट डेट, आज 10 तारीख है, आज ही बैठूँ मैं, 10,000 बिल है पूरे महीने के, आज ही लेके बैठा, आज चढ़ाता हूँ। नहीं, टाइम से चढ़ाओ। अगर बिल ज़्यादा है तो टाइम से चढ़ाओ। सेकेंड थिंग कहता है जो आपको ध्यान रखनी है एक टैक्स पेयर को, वो जब इनवॉइस अपलोड करेगा ऑफ देयर इनवर्ट सप्लाई बाय द सप्लायर, दिस वुड बी हेल्पफुल इन इंश्योरिंग दैट ITC इज अवेलेबल विदाउट एनी हासल एंड डिले। अपने टाइम पे चढ़ाओ ताकि सामने वाले को भी इनपुट टाइम से मिल जाए। रेसिपिएंट भी एनकरेज होगा ताकि वो भी अपने रेगुलर बेसिस पे चढ़ाता रहे। और ये सिस्टम जो है इस हिसाब से आपका सिस्टम चलता है। मैं अपने बिल टाइम पे चढ़ाऊंगा तो सामने वाला देखेगा उसके 2A में आ रहा है, सारे बिल टाइमली आ रहे हैं, वो भी अपने टाइम पे चढ़ाएगा। सारे टाइमली चढ़ाओगे तो सिस्टम स्मूथली चलेगा। सारे लेट करोगे तो सबके आगे पोर्टल पे लेट आएगा, सबकी रिटर्न दे रहेगी। तो ये छोटा था हमारा सेक्शन 37 यहाँ पे खत्म हुआ। हमारा नेक्स्ट सेक्शन 39 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये छोटा सा सेक्शन 37 था, हमने पढ़ा। सेक्शन 37 ने इतनी बात बोली सिर्फ कि जो आपकी जितनी भी सेल है वो सारी सेल सरकार को बताओ, कौन से फॉर्म में GSTR1 में, कब तक भरना है, 10 तारीख तक भर दो हर महीने का। कुछ लोगों को क्वार्टरली भी भरना है। क्या क्या डिटेल चढ़ानी है उसने बता दी। B2B बिल सारे चढ़ेंगे, B2C में टोटल चढ़ेगा। HSN डिटेल कुछ को डालनी है, कुछ को नहीं डालनी, छूट है। क्या कुछ आपने किस पार्टी को सेल करी, क्या इनवॉइस नंबर, डेट, सब कुछ आपको इस पोर्टल के अंदर चढ़ाना है। और लास्ट में आप इसको सबमिट कर दोगे, जैसे GSTR1 सामने वाले के 2A में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि पीछे वाले पर्सन ने चढ़ा दिया, वो ITC ले पाएगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटा था हमारा सेक्शन 37, इसको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में इसका 39 सेक्शन जो है 3B के ऊपर वो देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल जो है वो डिस्कस करेंगे।